मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, सीजीएल की तैयारी तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि एक अच्छी पोस्ट, एक ड्रीम जॉब उसके पास हो। लेकिन अगर उस जॉब को पाने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, ये हमें पहले से ही पता हो, यानी अगर हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई हमें ये बताने वाला मिल जाए कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं या हम कौन सी चीजों पर सुधार करके अपनी रैंक को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका नाम है अनुज वर्मा। अनुज वर्तमान समय में एएसओ के पद पर कार्यरत है। तो अनुज अब आपको अपने बारे में बताएंगे, किस तरीके से उन्होंने एएसओ का पद हासिल किया और आज की डेट में वो किस तरीके से वहां पर काम करते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल होता है और वो यहाँ पर यानी डीसीए पर क्यों आए हैं। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अनुज के साथ। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसीए पर। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में जो भी आप बताना चाहें दर्शकों को बताएं, व्यूवर्स को बताएं। प्लीज अनुज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर कंसीडरिंग दैट मैसेज जो मैंने आपको सेंड किया था ऑन व्हाट्सएप। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। एंड आपसे तो मेरी बात पहले हो चुकी है, लेकिन आपके व्यूअर्स और जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अनुज वर्मा है और मैं यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, जहाँ एक टाउन है पूरनपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और जो मेरी इनिशियल स्टडी है, मैंने 6 to 12 अपने टाउन से ही किया हुआ है। हिंदी मीडियम का एक स्कूल था, विद्या मंदिर, जो विद्यावारिधि द्वारा चलाया जाता है। वहाँ से मैंने 12th किया। उसके बाद मैं कानपुर गया, जहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग की, इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है मैंने कानपुर से। उसके बाद अभी मैं करंटली आई एम वर्किंग एज एएसओ इन सीएसएस। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये अनुज है हमारे साथ और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये एएसओ के पद पर कार्यरत हैं। तो अनुज, अभी आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली में ही होगी? हाँ जी सर, एएसओ जो जॉब है वो होल होल लाइफ आपको दिल्ली में ही रहना होता है। ये एक एडवांटेज भी है इस जॉब का। अगर आप विलिंगनेस नहीं दिखाते तो आपको दिल्ली में ही रहना होता है। अगर आप विलिंगनेस दिखाते हैं तो डेपुटेशन या आउटस्टेशन पोस्टिंग आपको मिल जाती है कहीं बाहर, जहाँ पे आप चाहें। अच्छा, आपका होम टाउन पीलीभीत है, तो अभी आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है? सर हमारी ज्वाइनिंग 22 बैच तो काफ़ी फास्ट रहा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था। तो मार्च में हम लोगों का मेंस हुआ था 2022 में। मई हम्म। में हम लोगों का रिजल्ट आया 23 में, और जुलाई में हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैंने 12 जुलाई को ज्वाइन किया था। हम्म। और सीएसएस सबसे पहले ज्वाइनिंग हो जाती है, तो सबसे पहले ज्वाइन करने वाला बैच हमारी था, हम्म। सीजीएल 22 में फिर। तो ये तो बड़ा तेज आपका ज्वाइनिंग हो गया। कैसा लग रहा है जॉब में, क्या वर्क प्रोफाइल रहता है एएसओ में, थोड़ा सा बताइए। 23 में ज्वाइनिंग हुआ था, तो 1 साल होने वाला है हम लोगों को जुलाई में। हम्म। वर्क एक्सपीरियंस तो सर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम लोग हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं मिनिस्ट्री के। हम्म। तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम्म। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, कलीग्स हमारे जो काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। हम्म। और वर्कलोड वगैरह ज्यादा है, काफ़ी मतलब अच्छा अगर एक्सपीरियंस आप रहा आगे तो पढ़ना मेरा। चाहें तो पढ़ सकते हैं कि नहीं, वर्कलोड काफी रहता है, क्या स्थिति रहती है वर्कलोड की? वर्कलोड के बारे में अगर सर मैं बात करूं, तो सीएसएस में एक्चुअली क्या होता है कि आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री अलॉट होती है, फिर आपको उस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट और सेक्शन अलॉट होता है। तो हम्म। डिपेंड करता है कि आप किस मिनिस्ट्री में हैं और किस सेक्शन में आपको एक सीट मिलती है। तो सीट पे हम्म। बहुत डिपेंड करता है कि वर्कलोड कैसा रहेगा। हम्म। और जो मेजोरिटी जो सीएसएस में आते हैं सर, मोस्टली लोग एस्पिरेंट्स होते हैं, वो प्रिपरेशन के मूड से ही आते हैं। फर्दर हम्म। उनको प्रिपरेशन करनी होती है यूपीएससी या किसी और एग्जाम की। हम्म। तो ऐसा माना जाता है कि जो सीएसएस है वो बेस्ट जॉब है, अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो उसके लिए। तो अभी क्या आपकी स्टडी चालू है, उसमें कुछ टाइम पढ़ मिल रहे हैं जाता है आप? आपको। नहीं, अभी नहीं। नहीं सर, मैं तो नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं था ऐसा कुछ पढ़ने का। हम्म। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता हूँ। मतलब हम्म। ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ लेता हूँ, कभी कभार नॉवल हम्म। पढ़ लिया, कुछ ऐसा हम्म। आर्टिकल वगैरह कुछ भी पढ़ लिया। हम्म। ऐसा फर्दर स्टडी के लिए नहीं पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, आप किस तरीके से तैयारी करते थे? अच्छा, मैं 2022 का ये समझ लो, 2022 वाली ज्वाइनिंग आपकी 2023 में हुई होगी आगे ना, इस वजह से एक साल अभी जी नहीं सर। हुआ है ना, ऐसा हुआ है ना? जी सर। हाँ, तो 23। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से, आपका क्या डेली रूटीन रहता था जब आपने तैयारी शुरू की थी। तब आपका क्या डेली रूटीन रहता था और कब आपको ये महसूस होने लगा कि नहीं यार, अब ठीक है, अब हमारी तैयारी ठीक हो गई है और हमारा सिलेक्शन जो है वो इस बार हो जाएगा। तो किस तरीके से आप उधर आगे बढ़े, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए।
मैं थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ मैंने कैसे तैयारी शुरू की। बिल्कुल। इंजीनियरिंग में सर, कानपुर में जब मैं था इंजीनियरिंग में, हम्म। तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि एक जॉब लेनी है, प्लेसमेंट लेना है इंजीनियरिंग के बाद। इसीलिए मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी ली थी कि प्लेसमेंट हो जाएगा इजीली। हम्म। लेकिन लकीली सर क्या हुआ कि वहाँ पे जो मेरा ग्रुप या सर्कल फॉर्म हुआ फ्रेंड्स का, वो हम्म। सारे ही प्रिपरेशन के लिए इंक्लाइन थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम्म। तो शुरू से ही वो प्रिपरेशन में थे, तो उनको देख के मैंने भी शुरू कर दिया एज अ बैकअप की प्लान भी तो होना चाहिए यार, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो प्लान भी होना चाहिए मेरे पास। हम्म। तो जब सिलेबस शुरू किया सर, मैथ्स थी उसमें, रीजनिंग थी, तो इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा मैं भी करता हूँ, तो ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन शुरू किया एज अ बैकअप। और फाइनल ईयर आते आते सर समझ में आ गया था कि नहीं, ये प्लेसमेंट नहीं लेना है, हम्म। इसी में जाना है मेरे को, गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। हम्म। तो सर लास्ट ईयर तक क्या हुआ कि 2020 में मेरा लास्ट ईयर था, तो वहाँ उस समय लॉकडाउन लग गया हुआ था, आपको याद होगा कोरोना टाइम में। तो बिल्कुल। लास्ट सेमेस्टर आते आते लॉकडाउन लग गया, तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा था। हम्म। तो कोरोना टाइम में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, और उसके बाद क्या हुआ था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैंने क्या किया कि कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, और एक पार्ट टाइम जॉब भी मैंने ले ली थी यहाँ अपने विलेज में, हम्म। जो पूरनपुर टाउन में ही है। हम्म। तो ऐसा रूटीन तो मेरा नहीं था, क्योंकि तब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, और रूटीन ऐसा मेरा कुछ नहीं था। कुछ काम था जो मैं डेली करता था, जैसे वो कैब है उसको डेली मुझे रिवाइज करना है, या ग्रामर है उसको रूल्स वगैरह डेली पढ़ने हैं, मैथ्स के कुछ 60 to 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन डेली करने हैं, हम्म। मॉक डेली देना है। और इसके अलावा जो कुछ मुझे करना है वो मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेता कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। अच्छा। तो ऐसा सर प्रॉपर रूटीन तो मैंने नहीं फॉलो किया, लेकिन हाँ मैं डिसाइड करके रखता था कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, वो चीज़ जो रेगुलर डेली मैं डेली बेसिस पे करता था। हम्म। जैसे अच्छा, न्यूज़पेपर कौन सी पढ़ना भी ऐसी था सर चीज थी जो उसमें। आपको डेली मोटिवेट कर पाती थी कि नहीं यार कल भी पढ़ना है? अक्सर ऐसा होता है, रिदम टूट जाता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो क्या चीज दिमाग में रखते थे कि नहीं यार डेली पढ़ना ही है, डेली करना ही है? कैसे रखते थे इसको? ये सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन कैसे रखा हम्म। जाए, कि मतलब हाउ एक्चुअल वी प्रॉब्लम है और मोटिवेट। सभी की है। तो सर मोटिवेशन सर बाहर से अगर आप लेते हैं तो वो सर मुझे लगता है कि एक वीक, 2 वीक, एक महीने में चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपके पास अगर इंटरनल मोटिवेशन है, कुछ इंटरनल फैक्टर है आपके पास कुछ करने के लिए, हम्म। तब आप मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं यार मुझे आज भी पढ़ना है, मुझे कल भी पढ़ना है। हम्म। तो सर मेरे पास फैक्टर्स थे कुछ, जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ऐसे इंटरनल फैक्टर थे हम्म। जिसकी वजह से मैं मोटिवेटेड करता था कि नहीं पढ़ना है यार, नहीं पढ़ूंगा तो कैसे होगा। तो हम्म। वो अगर इंटरनल फैक्टर है आपके पास तो आप कर कर ले जाएंगे सर। तो मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर होना बहुत आवश्यक है जो आपको मोटिवेट रख सके। अच्छा, अनुज, थोड़ा सा जरा सा ब्रीफ में बताएंगे कि मैथ कैसे करी जाए? क्या रहता है मैथ में? बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, क्या परेशानी? मतलब आप ऐसे बच्चे के लिए बताइए जो बिल्कुल मैथ से उसको डर लगता हो, आर्ट साइड से आता हो, तो उसका कैसे उसको अपना शुरुआत करना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज रहता है मैथ्स में। हम्म। लेकिन जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है 22 में, मुझे तो काफी अच्छा लगा ये पैटर्न, क्योंकि किसी को कोई एडवांटेज नहीं है यहाँ पे, चाहे वो हम्म। मैथ्स बैकग्राउंड का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, या आर्ट्स बैकग्राउंड का हो। हम्म। ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था, क्योंकि सारी जो पोर्शन है इक्वल कर दिए उन्होंने, वेटेज सेम ही है सारा इंग्लिश को छोड़ के। हम्म। तो ऐसा कोई एडवांटेज अब रहा नहीं। और आर्ट्स या फिर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं बच्चों, उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें 8 to 10 जो मैथ्स है बेसिक वही रहती है। अगर आप थोड़ा टाइम आपको शायद लगेगा, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आ जाएगा, इसलिए कोई डाउट नहीं है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे आपको। हम्म। जहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आगे आपको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम्म। जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी होती है वो कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती है बाहर। तो हम्म। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो मैथ्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हम्म। थोड़ा टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नॉन डुएबल है। कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि वहां से शुरुआत करिए आप, बिल्कुल अगर जीरो लेवल है तो? आसान सी कोई मैथ की किताब जो आप चाहें। हाँ सर, अगर शुरुआत आपको करनी है मैथ्स में तो बेसिक तो आपको मतलब प्रीवियस ईयर तो सारे करना ही पड़ते हैं, उसके लिए आपको एक कोई ना कोई ऐसी बुक चाहिए जिसमें सारा कंपाइलेशन आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर का। तो मोस्टली लोग राकेश यादव 7200 जो बुक आती है वो फॉलो करते हैं, या फिर किरण हम्म। फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने जो बुक फॉलो की थी वो राकेश यादव की 7200 थी, जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ था उस टाइम पे। हम्म। उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी थे। हम्म। तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है वो करना। 2 बार कम से कम आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। और जब हम्म। आप सेकंड टाइम करेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस होगा वो चेंज होगा कि मैं और कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, या कोई हम्म। और अप्रोच लगा सकता हूँ, ऑप्शन के थ्रू जा सकता हूँ, या अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, कुछ भी जो भी आप करेंगे तो सेकंड टाइम में आपके दिमाग में आएगा, फर्स्ट टाइम में वो नहीं आएगा। तो 2 बार आपको प्रीवियस ईयर बुक करनी बहुत जरूरी है।
हम्म। और जैसे क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब लगभग कितना टाइम एक स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इतने टाइम में मेरा एसएससी सीजीएल निकल जाएगा? वैसे तो एग्जाम, अगर हम टाइम पर बात करें, टाइम पर एग्जाम हो रहा है, टाइम पर रिजल्ट आ रहा है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम एक एवरेज स्टूडेंट को लग जाता है कि हाँ इतने टाइम में उसका हो जाना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। जैसे कि हम्म। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रीम एक थी तो मैं एवरेज हिंदी स्टूडेंट है, बैकग्राउंड से था। मतलब वो 10th 12th में अच्छा करके आया है हाँ और उसको गणित वणित भी आती है, अंग्रेजी भी ठीक ठाक आती है अमूमन। जैसे हम बोलेंगे तो मुझे अंदाजा है, मैं एज ए टीचर बोल दूंगा। आप एज ए एस्पिरेंट बताओ कि कितना टाइम आपको लग सकता है, कि अगर आप ठीक ठाक हो, सही जगह से पढ़ रहे हो, सारी चीजें ठीक है, तो एक माइंड में रखिए कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल तक हमें तैयारी करनी है, तो क्या लगता है आपको कितना रखना चाहिए स्टूडेंट? तो अगर मैं बोलूँ तो 7 to 8 मंथ इज इनफ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट और ठीक ठाक पढ़ने में है, पढ़ाई ठीक ठाक से की है आपने, तो 7 to 8 मंथ आपको लगेंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब डिपेंड नहीं नहीं, करता आप है। ठीक बोल रहे हो, लेकिन एकदम मेरे सही बोल अकॉर्डिंग रहे 7 to 8 मंथ, हो। 7 to 8 मंथ आपको लगेंगे ही मिनिमम, लगेंगे सिलेबस मिनिमम बता कंप्लीट रहे हो ना करने में। आपके, 7 से 8 महीने मिनिमम लगेंगे आपको हाँ मतलब हाँ, उससे 7 से 8 पहले मंथ आप अगर लगेंगे सर। सोचोगे, लोग कहते हैं ना कि 15 दिन में मैंने एसएससी निकाल लिया, 16 दिन में मैंने एसएससी निकाल लिया, इस तरह का रहता है ना। हम्म। अब वो सर कितनी रेलेवेंट है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको बिल्कुल लगेगा 8 महीने से, आप मान के चलिए 8 महीने से 1 साल 1.5 साल आपको लगता है पूरा सिलेबस कवर करने में और पूरा पढ़ने में। अनुज, थोड़ा सा अंग्रेजी के बारे में बताते हैं, अंग्रेजी कैसे आपने की थी? इंग्लिश की सर अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो वोकैब है, हम्म। एक ग्रामर है, हम्म। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रीडिंग। हम्म। तो वोकैब तो आपको करनी ही पड़ेगी, मतलब वो याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट या कोई और वे नहीं है। वोकैब आपको डेली रिवाइज करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, आप भूलेंगे भी फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है रीडिंग पोर्शन। हम्म। अगर रीडिंग पे आपने ग्रिप कर लिया सर, तो वोकैब भी आपको आ जाएगी, ग्रामर भी आपको ऐसा ऐसा मैथ्स की तरह नहीं लिखना पड़ेगा कि मुझे दा के बाद ये लगाना है, या ये नाउन है तो मुझे डिटरमाइन लगाना पड़ेगा। उसकी तरह आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर अगर रीडिंग आपने ठीक से कर ली और प्रैक्टिस हो गई उसकी, हैबिचुअल हो गए अगर आप उसके, तो ये सब प्रॉब्लम आपकी सारी इंप्रूव हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली तो रीडिंग मुझे लगता है बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इंग्लिश में, आप क्योंकि जो रीडिंग के लिए वास्ट क्या सिलेबस करते कवर करता है। रीडिंग के लिए सर मैंने तो न्यूज़ पेपर ही प्रेफर किया था। हैं? और लोग भी सर नोवेल वगैरह प्रेफर करते हैं, नोवेल पढ़ लेते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर सर उसके 2 3 एडवांटेजेस हैं जो हम्म। मैंने आपको पहले बताए थे। हम्म। एक तो सर आपकी वोकैब कवर होती है, आप अवेयर रहते हैं कि आपके पास क्या चल रहा है। हम्म। और तीसरा आपकी रीडिंग हैबिट भी इंप्रूव हो जाती है, तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस रीडिंग के। हम्म। रीडिंग हैबिट डेवलप होती है आपकी सर। वन लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को ये चीज जरूर करनी चाहिए थी अपनी तैयारी में? एक जो आपको लगता है, आपका एक पर्सनल व्यू होगा तैयारी को लेकर के, क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को ये चीज तो एक स्टूडेंट के अंदर जरूर होनी चाहिए अगर उसे एसएससी निकालना है? एक तो जैसे हमने एक बात की ना, एक इंटरनल फैक्टर उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनल फैक्टर होना चाहिए उसके पास, कि उसको इसलिए पढ़ना है और इसलिए जॉब चाहिए। वो चीज फर्स्ट क्लियर तो होनी यही हो गया कि ये इम्पोर्टेंट। और सेकंड सर ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए। आप ब्रेक लें, लेकिन वो ब्रेक आपको स्ट्रेस रिलीज करने की होना चाहिए। ब्रेक ऐसा नहीं कि हफ्ते भर का ब्रेक ले लिया। हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं, किसी काम की वजह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन एक घंटा आपने 2 घंटा निकाल लिया, हम्म। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, उसी से आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। हम्म। और सक्सेस भी इसी से मिलेगी अगर कंसिस्टेंसी आपके पास है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी का। मैं एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो यही है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुज, आपके जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, अनुज हमारे साथ एज ए मेंटर जुड़ रहे हैं। मेंटर जुड़ने का मतलब ये है कि ये लेक्चर नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों के मैथ से जुड़े हुए डाउट जो हैं ये अपने खाली समय में आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमारा डीसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एक डाउट फोरम बना हुआ है, वहाँ पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैं वो आपको दे दूंगा, उसमें आप अपने मैथ्स के डाउट भेज सकते हैं, जिसको अनुज जैसा भी उनको ठीक लगता होगा, चाहे तो वो रिटन फॉर्म में आपको दे दें, कोई फोटो खींच के आपको सोल्यूशन दे दें। तो अगर आपको ऐसी परेशानी आ रही है, मैथ में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है और उसका आप एक बेहतरीन तरीका जानना चाहते हैं, तो अनुज हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अनुज जो है ये सैटरडे संडे में फ्री रहते हैं, बाकी ये आपको सुटेबल टाइम भी बता देंगे। और अगर ये कहेंगे तो मैं इनका भी व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, बातचीत हम लोग कर लेंगे कि किस तरीके से वो डाउट जो है वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो अनुज जो है, इन्होंने इच्छा जताई थी मुझे
कि सर मैं स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता हूँ। मैंने इनको साफ साफ बताया था कि आप जिस तरह से मदद करना चाहते हैं उसमें अर्निंग प्रोसेस बिल्कुल ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो लेक्चर लेंगे तो कुछ चीजें हो सकती हैं। तो इन्होंने कहा नहीं सर, मुझे पैसे की कोई ऐसी परवाह नहीं है, मैं बस जो चीजें मैंने फेस की हैं अपनी तैयारी के दौरान, एक छोटे टाउन से आकर के तैयारी मैंने शुरू की, और उसके बाद जो चीजें मैंने फेस की है खासकर मैथ को लेकर के, उसमें मैं स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है अनुज का। और मुझे लगता है कि ऐसे और भी जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको भी इस तरीके के प्रयास करने चाहिए कि जो बच्चे हैं जिनके पास नहीं सुविधाएं हैं, नहीं वो उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं वो उस तरीके की चीजों को नहीं अवेल कर पा रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए जिस प्रकार से अनुज आए हैं। तो अनुज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लास्ट में मैं आपसे दो वर्ड बोलना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट से बोले और बताएं कि आप किस तरीके से क्या मैथ में उनको मदद कर पाएंगे। तो जरूर आप थोड़ा सा बताइए उनको। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से बुलाने के लिए मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे। और मैं यही बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, अपना जो एफर्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करें और अपना 100% दें। मैं जैसे अपने सर ने बताया, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपके कोई डाउट हुए या कोई क्वेश्चन हुआ, स्पेशली इन मैथ्स, ऐसा केस नहीं है कि इस मैथ्स के ही हो, लेकिन मैं मैथ्स को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा, वीकेंड्स पे या वीकडेज में, मैं उसका डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, अगर मैं कर पाऊंगा तो। श्योरली सर। नहीं नहीं, बिल्कुल थैंक यू, और आप कर लेंगे, मुझे पता है कि आप सिलेक्टेड हैं और आप चीजें कर लेंगे। सिर्फ मैथ से जुड़े हुए डाउट अनुज ने नहीं कहा है, आपको किसी भी तरीके का और भी संदेह आ रहा है, जैसे मैं शायद उतना अच्छा नहीं पूछ पा रहा हूँ, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है कि सर ये तैयारी कैसे होती है, ये एएसओ कैसे बने, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे, तो वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, वो प्रश्न जो है वो हम अनुज तक पहुंचा देंगे, और अनुज बहुत जल्दी आपके सामने उन प्रश्नों का उत्तर लेकर के हाजिर होंगे। तो थैंक यू सो मच अनुज, एक बार फिर से आपको यहाँ पर आने के लिए, और उम्मीद करता है कि आपका जो भविष्य हो बहुत ही उज्जवल हो, आगे आप और आगे जाएं और जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आपके जो भी डाउट वगैरह हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं जो आप अनुज से पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए, बाकी आपकी मुलाकात अनुज सर से हो ही गई है। तो फिलहाल आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।